नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर कॉटन के साथ करेंगे। जैसा कि लगातार हम आपको रोज़ बताते रहे हैं कि खरीफ की बुआई में हमने यहां पर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स इस बार यहां पर बनते हुए देखे हैं। चाहे एडिबल ऑयल्स की बात हो या फिर दालों की यहां पर बढ़त देखने को मिली है। तुअर में ऑफकोर्स यहां पर कुछ गिरावट थी, लेकिन जहां तक कॉटन की बात है, यहां पर हमने 20 जून तक कॉटन की बुआई पिछले साल से करीबन 7% तक बढ़ते हुए देखी है। इसे इंडस्ट्री कैसे देखती है, किस तरह के इंपोर्ट्स यहां पर अब देखने को मिल पाएंगे और एमएसपी का कितना फायदा यहां पर किसानों को होगा, इस पर बात करने के लिए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हमारे साथ हैं। अतुल जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। और आप कैसे देखते हैं बुआई के नंबर्स, बिकॉज किसानों को कुछ खास मिला नहीं था पिछले साल में। एमएसपी के नीचे के प्राइसेस यहां पर बनते हुए नजर आए थे। अब जो ये बढ़त सोइंग में देखने को मिली है, क्या क्या दर्शाती है? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। आपने सही बोला। जो 20 तारीख तक का जो रिपोर्ट आया है अपना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, वो बताते हेक्टर में कॉटन का सोइंग हुआ है, जो लास्ट ईयर सेम टाइम पे 29 लाख हेक्टर था। तो 7% सोइंग बढ़ा हुआ दिखा रहा है। तो हमें से बात किया तो सेंट्रल इंडिया में थोड़ा सोइंग कम होएगा ऐसा दिख रहा है, पर्टिकुलरली गुजरात और महाराष्ट्र में थोड़ा सोइंग, गुजरात और महाराष्ट्र में थोड़ा सोइंग कम हो सकता है, मगर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कॉटन का सोइंग बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसकी मेन वजह दो वजह है मनीषा जी। लास्ट ईयर सोइंग बहुत कम हो गया था, 10% सोइंग कम हो गया था, और इस साल थोड़ा उसमें इंप्रूव होगा। और दूसरा, जो 800 रुपया पर क्विंटल एमएसपी बढ़ा है, 8,110 रुपया भाव फार्मर को बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सोइंग, ओवरऑल सोइंग थोड़ा बढ़ेगा। जी मनीषा जी। अगर पिछले साल से यहाँ पर कुछ लर्निंग लें तो आप कहेंगे, क्योंकि पिछले साल यहाँ पर बुआई कम थी, फसल थोड़ी सी कम भी थी, तो पाइपलाइंस इन दैट सेंस यहाँ पर थोड़ी एम्प्टी हैं और ये हायर फसल का फायदा मिलेगा इंडस्ट्री को। जी, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फायदा होगा। और भाव नहीं मिला, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में सोयाबीन के भाव बहुत डाउन है। और नॉर्थ इंडिया में भी इस साल फार्मर को कपास की बुआई से अच्छा पैसा मिला, और दूसरा जो उन्होंने धान वगैरह का जो सोइंग किया था उसमें भाव काफी कम हो गए। तो नॉर्थ इंडिया में भी थोड़ा फार्मर कॉटन की तरह लौट रहा है, और महाराष्ट्र में भी ऐसा लग रहा है कि मेंटेन होगा। पहले ऐसा लगता था कम हो जाएगा, मगर महाराष्ट्र में दो ही क्रॉप मेन होते हैं, सोयाबीन या कॉटन। तो सोयाबीन में एमएसपी भी इतना अच्छा नहीं है और यील्ड भी अच्छा नहीं है, तो फार्मर फिर से कॉटन की तरफ ही जाते हुए दिख रहे हैं मनीषा जी। और पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में तो कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र, उड़ीसा, ये चारों स्टेट में सीसीआई ने इस साल दबा के खरीदी किया है एमएसपी पे। तो फार्मर कपास ज्यादा डालेंगे ऐसा लग रहा है मनीषा जी। सीसीआई में अच्छी खासी खरीदारी हमने पिछले साल यहाँ पर होते हुए देखी है। और किस तरह का अनसोल्ड स्टॉक फिलहाल सीसीआई के साथ है? जी, सीसीआई के पास 68 लाख बेल्स का अनसोल्ड स्टॉक है, और करीब करीब 9 से 10 लाख बेल उन्होंने जो बेची है वो अभी तक गांठ का डिलीवरी नहीं उठा है। तो एज ऑन डेट हम बोल सकते हैं 78 लाख बेल्स आउट ऑफ 100 लाख बेल्स आर स्टिल इन द गोडाउन ऑफ सीसीआई। तो अभी 78 लाख गांठ का सीसीआई के पास स्टॉक है, उसमें 68 लाख बेल्स उनको बेचना बाकी है मनीषा जी। और अगर ये भी मार्केट में आता है तो किस तरह का इम्पैक्ट फिर आप प्राइसेस पे आता हुआ देखते हैं, और सामने इंडस्ट्री की डिमांड कैसी है? इंडस्ट्री का डिमांड स्लो है। इंडस्ट्री के पास 45 डेज का स्टॉक मिल्स के पास मिल साइड गोडाउन में है, और जो जीनर के पास 10-12 लाख गांठ स्टॉक है वो भी अभी सेलिंग में आ गए हैं, क्योंकि सबको दिखाई देता है कि जब तक आइस फ्यूचर 70 क्रॉस नहीं करेगा तब तक कॉटन के रेट इंडिया में बढ़ने वाले नहीं है। और जो पहले थोड़ा बारिश हो गया तो नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं कि इस साल फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से अच्छा अराइवल चालू हो जाएगा, और कर्नाटका में भी बोलते हैं कि क्रॉप अर्ली आ जाएगा। तो अभी बेचने के लिए सिर्फ 2-2.5 महीना 3 महीने का टाइम है, और मिलों के पास स्टॉक है, इसलिए बहुत स्लो बाइंग हो रहा है, और एक्सपोर्ट में बिल्कुल डिमांड नहीं है।
तो स्टॉक एक्चुअली बेचने के लिए क्वेश्चन, टाइम कम है। अतुल जी, मेरा अगला क्वेश्चन एक्चुअली एक्सपोर्ट्स को लेकर ही था कि किस तरह के नंबर्स वहां पर देखने को मिले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब हमारी बात हुई थी तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ कंसर्न्स थे। इस साल कोई डिफरेंस नहीं है, टैरिफ्स को लेकर एक और भी चिंता यहां पर बनी है। साथ ही साथ क्या आपको भी, क्या कॉटन को भी यहां पर यूरोपियन यूनियन का डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन का फर्क पड़ेगा? वो कोई फर्क ऐसा कोई आवे ऐसा ओके। अभी नहीं है, पोजीशन नहीं है। और जो एक अच्छा न्यूज है कि जो क्यूसीओ लगाने वाले थे वो भी अभी गवर्नमेंट का आज न्यूज आ रहा है, करेक्ट मैंने पढ़ा नहीं है, मगर 180 डेज के लिए पोस्टपोन हो रहा है। तो वो जो इंपोर्ट में कंसर्न था कि क्यूसीओ लग जाएगा 23 अगस्त से, तो थोड़ा इंपोर्ट में प्रॉब्लम आएगा, वो भी नहीं है। और मनीषा जी, इस साल इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। लास्ट ईयर 15 लाख गांठ था, इस साल 40 लाख बेल्स के करीब करीब इंपोर्ट हो सकता है इंडिया में। तो इसलिए ऐसा लगता है कि इंडिया में कॉटन के भाव बढ़ेंगे नहीं आने वाले समय में। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी सितंबर 30 तारीख को 50 लाख गांठ का क्लोजिंग स्टॉक, जो पिछले 10 साल में इतना हाई स्टॉक कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। जी मनीषा जी। तो जैसे आपने कहा अतुल जी कि फसल इस बार अच्छी देखने को मिल रही है, एमएसपी के भाव किसानों को कितना मिलता है देखना होगा। सीसीआई के पास स्टॉक अच्छा खासा है, उनको भी लेकर आना है, मार्केट्स में बेचना है। इंडस्ट्री के पास भी, मिलों के पास भी यहाँ पर 45 डे स्टॉक है। इंपोर्ट भी बहुत जोरदार हो रहा है। तो फिर प्राइसेस की अब क्या स्थिति बनते हुए नजर आती है? और जैसे आपने कहा, आइस की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। जी, देखिए आइस अभी 65 से 67 सेंट पे चल रहा है। जब तक आइस 70 क्रॉस नहीं करता तब तक मार्केट में बाइंग आनी नहीं है, क्योंकि पूरा हमारा जो यान का सेल होता है, सब सेल होता है इंटरनेशनल मार्केट में, वो आइस फ्यूचर पे ही पूरे वर्ल्ड की मार्केट चलती है। तो मिलों को दिख रहा है कि सीसीआई के पास इतना स्टॉक है, तो हमारे लिए तो सीसीआई विदाउट इंटरेस्ट कैरी कर रही है। और हर हफ्ते 500 रुपये का भाव भी कम करती जा रही है। पिछले 2 वीक में 500 रुपया 2 बार कम हुआ है। तो मिल वाले ऐसे लग रहा है उनको कि ये सीसीआई की रुई जो आज 53,700 है, वो आने वाले टाइम में उनको 52,000 में भी मिल जाएगा। तो क्यों हम अभी से कॉटन लेवे, जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे, वैसा माइंड का उनका अभी चल रहा है बायर्स का। तो मार्केट को कोई सपोर्ट, अभी कॉटन मार्केट को कोई सपोर्ट अभी फिलहाल ऐसा दिखता नहीं है मनीषा जी। बहुत टफ टाइम है। और अगले साल भी अगर सोइंग बढ़ी तो, और जो जो हिसाब से 8,100 रुपये का एमएसपी है, जीनर तो कॉटन कपास ले ही नहीं पाएगा। सीसीआई को 3 करोड़ बेल में से 2 करोड़ का एमएसपी करना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन है मनीषा जी। अतुल जी, तो साथ ही साथ जो इतना सारा इंपोर्ट यहाँ पर हो रहा है, क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ज्यादा सप्लाईज है? क्या इंपोर्ट्स यहाँ पर सस्ता मिल रहा है? जी, आप बहुत अच्छा नॉलेज है मनीषा जी। बिल्कुल हुई आज की तारीख में 51,000 में मिल रहा है। और वो आपको नया क्रॉप का डिलीवरी देंगे बोलते हैं अक्टूबर महीने का। अभी आप बुक करेंगे तो 51 से 51,500 में आपको अक्टूबर नवंबर का कॉटन ब्राजील देने के लिए तैयार है। तो इंटरनेशनल मार्केट में रेट बहुत कम है इंडिया से। और दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारे यहाँ जो क्वालिटी है इस साल वो थोड़ा प्रॉब्लम है, कि हमारे यहाँ कंटामिनेशन भी ज्यादा है और कॉटन में ट्रेस भी ज्यादा है। तो वो वजह से मिलें चाहती है कि हम इंपोर्टेड कॉटन लेंगे तो हमारा वर्किंग भी अच्छा रहेगा, रियलाइजेशन भी अच्छा आएगा और भाव भी कम है। तो वो हिसाब से रिकॉर्ड ब्रेक इंपोर्ट इस साल हुआ है। और आने वाले समय में भी अगर एमएसपी पे गवर्नमेंट खरीदती रहेगी, देती है गोडाउन में 4-5 महीना सेल नहीं करती है, तो मिलें इंपोर्ट ले लेती है। सीसीआई सोचती है मिलें हमारे पास आएगी, कहाँ जाएगी माल लेने को, मगर ओके। 11% ड्यूटी देके भी मिलें इंपोर्ट कर रही है। वो एक बड़ी सरप्राइजिंग है मनीषा जी। वेल एब्सोल्युटली, वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि 11% की इंपोर्ट ड्यूटी है, उसके बाद भी रिकॉर्ड इंपोर्ट हम यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं। अतुल जी, जैसे आपने कहा 40 लाख बेल्स का इंपोर्ट इस बार यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, क्या 40 लाख बेल्स रिकॉर्ड इंपोर्ट है? जी मनीषा जी, लास्ट ईयर 15 लाख बेल्स था, उसके अगले साल 17.5 लाख बेल्स था। तो वो अगर देखे तो ये नियर फ्यूचर 4-5 साल में तो हमने कभी देखा नहीं है। जब कॉटन के रेट 1 लाख रुपया हुए थे उस साल 30 लाख बेल्स का इंपोर्ट हुआ था मनीषा जी।
तो 40 लाख 40 बेल्स लाख बेल जी। तो रिकॉर्ड हाई इंपोर्ट है मनीषा जी। ऑल राइट अतुल गनाते जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर कॉटन की जहाँ की स्थिति है, बुआई के नंबर्स तो यहाँ पर बेहतर नजर आते हैं, लेकिन बाकी सारे के सारे नंबर्स यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच में फिलहाल नजर आ रहे हैं। चाहे वो इंपोर्ट है, चाहे वो प्राइसेस है, जिस तरह का सीसीआई के पास यहाँ पर स्टॉक पड़ा हुआ है, ये सारे नंबर्स फिलहाल एडअप नहीं करते। और देखना होगा कि आगे जाकर ओवरऑल फाइनल सोइंग नंबर्स क्या हैं और इंडस्ट्री इन नंबर्स को यहाँ पर कैसे रीड करती है। एक्सपोर्ट्स ऑफकोर्स एक और यहाँ पर चिंता है, जहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से चाइना की तरफ से हमने एक्सपोर्ट आता हुआ देखा है, इंपोर्ट रादर आता हुआ देखा है, वो नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग नहीं हैं। वेल, इसी के साथ लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। मार्केट्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। हमारे साथ इन सब पर स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करने के लिए जुड़ेंगे एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय एंड पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन। ऑलराइट, कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर लगातार मूवमेंट है। कल हमने 7% की गिरावट देखी। आज एशियन मार्केट्स 4% नीचे खुले। यूरोप खुलते खुलते हम 3% नीचे थे और अब यूएस खुलने वाला है तो हम 3% के नीचे यहाँ पर हैं, यानी कि 0.25% तक की गिरावट यहाँ पर बनती हुई। कैसे देखेंगे आप इसे प्रियांक, जिस तरह की मूवमेंट यहाँ पर क्रूड में है? रिटेलिएशन की खबरें फिर से कुछ निकलती हुई नजर आई हैं, कुछ बाइंग यहाँ पर लौटी है कच्चे तेल में। गुड इवनिंग मनीषा जी। हम देखेंगे तो कच्चा तेल प्योरली न्यूज ड्रिवन कमोडिटी हो चुका है इन लास्ट 24-48 आवर्स। जिस तरह से हमने कल सीज फायर का अनाउंसमेंट देखा तो ऑलमोस्ट $77 से $64-65 WTI नीचे आता हुआ देखा और फिर से अभी नीचे से एक बाइंग सपोर्ट आके प्राइसेस से रैली कर रहे हैं, तो काफी वॉलेटाइल है। तो मेरे हिसाब से अभी भी मैं कहूंगा कि ऑन द डाउन साइड $64 और $62 ये एक सपोर्ट रहेगा क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए, और फिर से एक बाउंस बैक इन दिस रेंज टुवर्ड्स $70-72 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। घरेलू मार्केट्स में अगर मैं रेंज की बात करूं तो अराउंड 55, 50, 5300 ये एक जोन सपोर्ट जोन रहेगा। And on the higher side, 6,000, 6,200 ये रेंज रहेगा on the higher side for next 1 or 2 trading sessions. कि चॉपी मूव्स यहाँ पर आगे भी बरकरार रह सकते हैं। मनोज जी, जो ये डिफरेंस है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और एमसीएक्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, उसे आप कैसे रीड करेंगे? नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा जो हम अगर देखें तो करेक्शन ज्यादा देखने को मिला। जिस तरह से आज रुपी में जो है मजबूती देखने को मिली, लगभग रुपी यहाँ पे 1% से ज्यादा की बढ़त जो है दिखाता नजर आया डॉलर के सामने। तो उसके चलते हमने देखा कि भारतीय बाजारों में गिरावट थोड़ी ज्यादा थी। अगर यहाँ पे सीज फायर की जिस तरह से चर्चा चल रही है और अगर वहां एग्रीमेंट होता है इजराइल और ईरान के बीच में, तो हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं डॉलर में और भी थोड़ी गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी और रुपी यहाँ पे थोड़ा और स्ट्रेंथन हो सकता है आने वाले समय में। तो उसके चलते भारतीय बाजारों में कमोडिटीज में थोड़ा प्रेशर रह सकता है। लेकिन अगर सीज फायर हो जाता है तो कहीं ना कहीं वहां से थोड़ा डिमांड को भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो कच्चे तेल में हमारा मानना है कि वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, लेकिन WTI में जो रेंज है वो $62 से $72 प्रति बैरल और भारतीय बाजारों में 5400 से 6000 की जो रेंज है वो बनी रह सकती है। यानी कि चॉपी मूव्स यहाँ पर बरकरार हैं। हम आउट ऑफ द वुड्स अभी नहीं हैं, जिस तरह की खबरें आती हैं और जैसे हमारे दोनों ने एक्सपर्ट्स ने कहा है कि खबरों के ऊपर यहाँ पर कच्चा तेल है। वैसे भी कहा जाता है कि 80% क्रूड ऑयल यहाँ पर जियोपॉलिटिकल्स है, तो क्लियरली उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ। लेकिन प्रियांक, गैस को कैसे देखेंगे आप? क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइसेस में, चाहे वो हीटिंग ऑयल है, गैसोलीन है, सभी जगह मूव्स। देखिए, नेचुरल गैस में हमने लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में जो 350-360 से एक गिरावट देखी है, मुझे लगता है कि ये एक फिर से एक सपोर्ट जोन्स पे आया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बाय किया जा सकता है नेचुरल गैस को। 308-310 ये एक अच्छा रेंज रहेगा जहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 295 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 332-335 के टारगेट्स रहेंगे। तो नेचुरल गैस मुझे लगता है कि एक इस वॉलेटिलिटी में एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है ऑन द बाय साइड। मनोज जी, यहाँ पर अगर कॉपर के प्राइसेस देखे जाएं तो चाहे हर तरफ यहाँ पर काफी उठापटक है, लेकिन कॉपर आप कहेंगे काफी रेजिलियंस दिखाता हुआ नजर आया।
बिल्कुल, यहाँ पे काफी साइडवेज मूव है मनीषा जी। जिस तरह से हमने देखा कि जो वॉर को लेकर के खबरें थी तो उसके चलते एक प्रेशर कीमतों में था, लेकिन हम देख रहे हैं कि एलएमई के जो वेयर हाउस स्टॉक्स है वो लगातार यहाँ पे कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट है। हम देख रहे हैं कि जो यूएस के जो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और हाउसिंग के जो डेटा रिलीज हुए थे वो भी उम्मीद से थोड़े बेहतर थे, तो कहीं ना कहीं उसके चलते यहाँ कीमतों में थोड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि एलएमई पर जो कॉपर की कीमतों में $9,740 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये लेवल के ऊपर अगर कीमतें एक बार ब्रेकआउट करके सस्टेन होती है तो हमारा मानना है कि हम $10,000 तक कीमतों को जाते हुए देखेंगे। भारतीय बाजारों में 886 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो उसको यहाँ पे वॉच आउट करना चाहिए। उसके ऊपर अगर यहाँ पे कीमतें सस्टेन होगी तो हमारा मानना है कि टुवर्ड्स 904 तक एक बार कीमतें जा सकती है। तो यहाँ पे जो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है डिप्स में बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस वहां पे एक 870 के नीचे का रखना चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए जो लक्ष्य है वो 904 तक के रखे जा सकते हैं। हल्की सी बढ़त यहाँ पर एल्यूमिनियम में भी हमने बनते हुए देखी है। प्रियंका, आपको लगता है यहाँ पर भी एक बाइंग स्ट्रैटेजी अब उभर सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी फंडामेंटल्स पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो एल्यूमिनियम में जिस तरह का फंडामेंटल इंप्रूवमेंट हुआ है चार्ट्स पे भी वो दिख रहा है। एंड 245 के अबाव एक ब्रेकआउट लेवल एक्सपेक्टेड था और उसके ऊपर अभी प्राइसेस सस्टेन भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा कैंडिडेट है। इन नियर टर्म हम देख सकते हैं कि 250 टू 55 जोन्स एक्सपेक्टेड है एल्यूमिनियम के प्राइसेस में। तो यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। अगर जो भी डिप्स मिलता है मे बी अराउंड 244 के आसपास अच्छा सपोर्ट्स है तो वहां पे बाई किया जा सकता है। 240 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 251 से लेके 254 ये टारगेट्स रहेंगे। आपकी स्क्रीन पर अब यहाँ पर सोना और चांदी लेकर आएंगे, क्योंकि सोने में लगातार जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, मनोज जी वहां पर क्या सेंस है? क्लियरली सारे के सारे फैक्टर्स शायद ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हैं कि इंटरेस्ट रेट भी कटेगा, सीज फायर होता हुआ नजर आ रहा है, टैरिफ्स काफी हद तक बेक्ड इन है मार्केट्स में। अब यहाँ से क्या सिचुएशन नजर आती है? थोड़ा कूल ऑफ जो है वो बना रह सकता है मनीषा जी। हम देख रहे हैं कि $3,400 के ऊपर कीमतें यहाँ पे सस्टेन करता हुआ नजर नहीं आया। गोल्ड और भारतीय बाजारों में भी 1 लाख के ऊपर कीमतें टिकती हुई नजर नहीं आई। यहाँ पे जेरोम पावेल का टेस्टी 5 भी है यहाँ पे अगले 2 दिन, तो वहां से क्या कमेंट जो है वो निकल करके आते हैं वो एक बार वॉच करना रहेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि जो करंट जो प्रॉफिट बुकिंग है वो कंटिन्यू रह सकती है। मार्केट एक बार $3,280 इंटरनेशनल मार्केट में, भारतीय बाजारों में 96,000 तक के स्तर जो है वो टेस्ट कर सकता है। तो अभी यहाँ पे बाइंग के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और जो शॉर्ट की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं 96,000 के स्तर तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्लियरली मुनाफा वसूली यहाँ पर और गहराती हुई आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 1.5 से 2% की गिरावट अब हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। क्लियरली सोने में कोई टेकर्स फिलहाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन प्रियंका आप कहेंगे चांदी का भी कुछ यही हाल है? जी, अगर हम देखें चांदी रिलेटिव टू गोल्ड तो काफी एक अच्छा रेसिलियंस दिखा है चांदी में कंपेयर टू गोल्ड। चांदी कंटिन्यूसली $35 ही एक स्पॉट में कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रही है मार्केट्स। तो वो जब तक इंटैक्ट है मेरे हिसाब से अगर डिप्स आती है तो वहां पे ग्रेजुअल मैनर में मेजरली, क्योंकि पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी है, तो पोजीशन साइजिंग थोड़ा लाइट रखे और बाय ऑन डिप्स की रणनीति चांदी में अपनानी चाहिए। फेयर पॉइंट, यानी कि चौपी बाजार है यहाँ पर, लेकिन एक बाइंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर मेटल्स के तौर पर निकल के आई है, चाहे वो कॉपर या एल्यूमिनियम है। बाकी कमोडिटीज में कॉशियस अप्रोच रहने की उम्मीद है, क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन यहाँ पर हमने मूव प्राइसेस आते हुए देखे हैं। बहुत शुक्रिया प्रियांक, मनोज जी, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।